वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा केस सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज ऑन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जेआईटी, टीक्यूएम और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और आपको बता दो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कैनबन कार्ड्स, तो सॉरी कैनबन सिस्टम। तो ये 5 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में, और स्टूडेंट्स की मुझे हमेशा डिमांड होती है कि सर आप कॉन्सेप्ट भी कवर करो, आंसर भी कवर करो। और सेकंड डिमांड उनकी होती है कि सर ये क्वेश्चन आपका 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए कोई भी क्वेश्चन में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं बहुत ही धुआंधार स्पीड में लूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए स्पीड में बोलने में। और दूसरी चीज, आपकी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी पूरी करवा दूंगा। बस अटेंटिव रहे, पूरा आखिरी तक के इस वीडियो को जरूर देखें, आपका पूरा काम हो जाएगा यहीं से। आइए सर कॉन्सेप्ट्स पे पहले फोकस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जस्ट इन टाइम अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी और क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी कवर करवाया तो आपका वहां से काम हो जाएगा। आइए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे। सर क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट? कभी भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आपको उसके लिए खर्चा करना होता है। तो खर्चे करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। सर क्या मतलब होता है कि अगर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, वो गुड क्वालिटी का खर्चा। और अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट बना दिया, समझ लीजिए कि आपने अच्छी क्वालिटी में खर्चा नहीं किया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खराब प्रोडक्ट बनेगा। और खराब प्रोडक्ट जब बनता है ना सर, तो उसे ठीक करने के लिए भी पैसे लगते हैं। जैसे आपने किसी कस्टमर को गलत माल दे दिया तो वो क्या करेगा, वापस आपको रिपेयर के लिए भेजेगा, रिप्लेस करवा के देंगे और आपको बोलेगा मेरे को रिफंड दो। तो आपका तो वो गुड्स जो खराब हो गए वो तो पैसे आपके डूब गए। तो आपने क्योंकि गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया, आपको बैड क्वालिटी पे खर्चा आ गया। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सर कॉस्ट का मतलब होता है 2 चीजें इसमें आती है, एक तो खर्चा यानी कि एक्सपेंस आपका जो जेब से जा रहा है, और दूसरा होता है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है कि समझ लीजिए कि आपका मार्केट में नाम खराब हो गया, जो चीज पहले आपकी मार्केट में बिक सकती थी वो अभी बिकना बंद हो गई है, तो आपके 2000 कस्टमर टूट चुके हैं। तो अब यहां पे तो मेरा कुछ खर्चा नहीं हुआ, लेकिन रेपुटेशन जो मेरा मार्केट में जो मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई है उसकी वजह से जो मुझे खर्चा या फिर जो मुझे नुकसान हुआ है उससे मैं कहूंगा क्या, जो मेरा नुकसान यानी कि एक्सपेंस जेब से भी जाने वाला खर्चा हो सकता है या फिर आपका लॉस हो सकता है ड्यू टू रेपुटेशनल डैमेज। तो ये दोनों हमारे आते हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में। आइए इसके अंदर डिटेल में देखते हैं। सर पहला होता है गुड क्वालिटी में प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि होने ही ना दे। समझ लीजिए कि आपके पास में कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन करने से पहले ही आपने खर्चा करके रखा है ताकि ये जो गलत माल है ये आगे जाए ही ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे खर्चा आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर सकते हो कि कैसे आपको गलत प्रोडक्ट को पहचानना है। आप हो सकता है कि पहले से ही वेंडर के पास में इंस्पेक्शन करके लगवा रहे हो ताकि गलत माल हमारे फैक्ट्री में आए ही ना। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, ये बिफोर प्रोडक्शन ये खर्चा होता है। सेकेंड हमारा होता है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल का मतलब होता है अप्रेस करना यानी कि बढ़ाना। तो आपको क्या बढ़ाना है, अपने गुड्स की क्वालिटी बढ़ानी है, और ये खर्चा हमारा होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। माल आपके फैक्ट्री में आ गया और फैक्ट्री से प्रोडक्शन यूनिट की तरफ ये बढ़ चुका है। जब प्रोडक्शन हो रहा है उसके पहले ही, ड्यूरिंग प्रोडक्शन या फिर उसके पहले ही आपने ये वाला खर्चा किया है। मान लीजिए आपने किसी लड़के को वहां पे बिठा दिया और चेक करने के लिए कि देखना यहां पे कुछ भी गलत हो तो उसको पहले ही आगे बढ़ने मत देना, प्रोडक्शन से पहले ही साइड कर देना। तो वो लड़के को बिठाने का जो खर्चा है वो आपका अप्रेजल कॉस्ट में आता है। तो ये हमारे होते हैं गुड क्वालिटी के कॉस्ट। अगर आपने गुड क्वालिटी पे खर्चा किया तो आप गलत प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हमारा ना मार्केट में नाम खराब होगा, ना ही हमारे गलत प्रोडक्ट्स बनेंगे, ना ही वो प्रोडक्शन का खर्चा में आगे आएगा। तो प्रोडक्शन के दौरान ही उसे हटा दीजिए, प्रोडक्शन के पहले ही खर्चा करके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सब नहीं करते तो आते हैं बैड क्वालिटी के ऊपर में। बैड क्वालिटी का मतलब है गलत क्वालिटी बनना। सर अगर यहां पे आपने उस मटेरियल को नहीं रोका तो वो मटेरियल आगे बढ़ चुका है। अब हम आ चुके हैं आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर डिलीवरी। अब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के पहले आपने अगर वो गलत आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे वहीं से हटा दीजिए। तो वहां पे अगर आपने आइडेंटिफाई करते समय अगर आपने कुछ खर्चा किया है, जैसे समझ लीजिए कि प्रोडक्शन खत्म होने के बाद में आपने एक लड़के को बिठाया वहां पे और चेक करने के लिए, भाई देखना अब आखिरी बार मैं देखो मौका दे रहा हूं, अगर कस्टमर को गलत माल चला गया तो मेरे हाथ में नहीं है, आखिरी बार मैं किसी को वहां पे बिठा रहा हूं। तो यहां पे जो लड़का खत्म होने के बाद प्रोडक्शन में बैठा है और चेक कर रहे कि कुछ गलत माल बना है क्या, या फिर पैकिंग के दौरान चेक कर रहे हो आप कि कुछ गलत हुआ है क्या, तो ये जो पैकिंग के दौरान आप चेक कर रहे हो, खर्चा लगा रहे हो, इससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, क्योंकि अब खराब प्रोडक्ट बन चुका है। या फिर आप समझ लीजिए कि आपने गलत प्रोडक्ट बना के रख दिया, अब उसको आपको रीवर्क करना होगा, या तो फेंकोगे वो गलत माल को या तो उससे आप वापस से बनाओगे। तो रीवर्क वापस से बनाने का जो खर्चा होता है वो भी बैड क्वालिटी में आता है, खर्चों में आता है, ताकि क्योंकि आपने गलत गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया तो बैड क्वालिटी पे आपका कॉस्ट बढ़ चुका है। अब फोर्थ आपका कौन सा, एक्सटर्नल फेलियर को, जो कि कस्टमर के पास पहुंचने के बाद खर्चा लगता है। जैसे
कि उसने हमें वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, या फिर वारंटी गारंटी वो क्लेम जो करते हैं हमसे, तो वो सब अगर आपको यहां पे बैड क्वालिटी का खर्चा होता है तो आपका रेपुटेशन डैमेज भी होता है और आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगते हैं। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रिकमेंडेशन और एक ही पॉइंट कहा जाता है कि आप गुड क्वालिटी पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें ताकि आपका बैड क्वालिटी का खर्चा कम हो, राइट। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। आते हैं सर सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट पे। आपका जस्ट इन टाइम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको लिंक से देखना है वो वीडियो। सर आते हैं हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर में, या फिर इसे टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस कुछ लोग कहते हैं। ओके सर, क्या कहते हैं ये लोग? ये एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जहां पे कहा जाता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ध्यान होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो। आप जितने भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई आज से एक ही चीज कहेगा कि हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें गलत माल नहीं बनाना है, एक भी गलत माल नहीं बनना चाहिए। एक बार में अगर हमने प्रोडक्शन किया है तो अच्छा माल बन के बाहर निकलना चाहिए। ये एक मैनेजमेंट की सोच, मैनेजमेंट की फिलॉसफी हमें ये बिठा के रखनी है, राइट। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अटेम्प्ट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का माहौल क्रिएट करवाना है हर किसी को। हर बार सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं कोई भी गलत माल आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं गलत प्रोडक्शन नहीं करूंगा, हमें क्वालिटी से काम करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर उसके पास में गलत चला गया तो लाइफ में हमारे पास में वो कोई माल वापस से ऑर्डर नहीं देगा, ना ही 10 लोग को वो मना करेगा कि यहां से ना खाना खरीदना या फिर कुछ भी हमारा अगर प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोडक्ट्स मत वापरना। ये सब चीजें कहां पे आती है? हमारे टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस में या फिर मैनेजमेंट में आती है। हमारे क्या कहते हैं? डूइंग राइट एट द फर्स्ट टाइम। एक ही बार करो और उसको सही क्रिएट करो। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। सर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें क्या करना है, हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। आपका प्रोडक्शन से लेकर के जब तक आप आफ्टर सेल सर्विस, हर जगह पे आप ये बात ध्यान रखनी कि हमें सारे फंक्शंस को साथ में लेके चलना है। कोई अलग बात कर रहे, कोई अलग बात कर रहे, टीक्यूएम कहता है कि सब साथ में बढ़ के आगे काम करेंगे, सब कोई मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हमारा काम क्या है? कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करना और हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो जिसके लिए कंपनी बनी है वो हमारा काम पूरा होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? स्टाफ, हमेशा जितने भी स्टाफ है हमारे सब एंगेज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ छूट रहा है जिससे हमें काम नहीं करवाना है। हर स्टाफ की एक रिस्पांसिबिलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, हमें वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना है। स्टाफ को हमें लेके चलना है। हमें एडवाइस लग रही तो स्टाफ से भी लेना है। हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको लेके चलना अपने साथ में। हमेशा हमें इंप्रूव करते रहना है। अगर मैं कल कोई वीडियो बनाता हूं या फिर मैं कोई लेक्चर डिलीवर करता हूं तो जो मैंने कल किया था उससे मैं आज 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव लेक्चर आपको देने वाला हूं। दिस इज व्हाट कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिस भी एंटरप्राइज में होता है, उसका शो करता है कि आपकी कितने क्वालिटी से आप काम करते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख के, पुरानी गलतियों से सीख के, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आप अच्छा काम कर रहे हो। दिस इंप्रूव्स द क्वालिटी, दिस इंप्रूव्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट गाइस। तो ये है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सर अभी आपने बात की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दिस इज द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सर क्वालिटी मेंटेनेंस अगर आ गया तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की जरूरत क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और कुछ नहीं, ये हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। So what do you mean by equipments? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमारे पास में मशीनरी होती है, बाकी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर मशीन्स नहीं हो, अगर हमारे पास में इक्विपमेंट्स नहीं हो, प्लांट्स नहीं हो, तो हमारे क्या मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही हम रॉ मटेरियल डालेंगे और वहीं से फाइनल आउटपुट बन के बाहर निकलेगा जो हम कस्टमर्स को बेचते हैं, राइट। तो इनका मेंटेनेंस करना, समय समय पे चेक करना कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये सिस्टम पूरा आता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में। वहां पे टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस हम बात करते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चले, और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ एक बात करता है कि आपके इक्विपमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो आपको पता है, अगर मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ने अगर काम करना बंद कर दिया 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो सोच के देखिए कि पीछे अगर आपका माल पड़ा हो या फिर आगे आपको माल सप्लाई करना है तो एक मशीन के खराब होने से पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। आप आगे माल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ब्रेकडाउन के कारण आपका कितना नुकसान हो सकता है वो सोच के देखिए। तो आपका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए,
आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बीच में। तो ये वाला जो पर्पस है इसको सॉल्व करने के लिए हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की पढ़ाई करते हैं और इसे अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम, हमारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना, ये काम किसका है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का है। हमारा लक्ष्य क्या है सर? हम चाहते हैं जीरो, एक बार भी मशीन काम करने में बंद ना करे। अगर एक बार चालू हो तो जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो, उसके लिए हमें क्या करना है? समय समय पे हमें मेंटेन करवाना है। हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि हम मशीन के बंद होने का वेट ना करें। अगर एक समय हम डिसाइड करें कि महीने में, हफ्ते में हम कब हमारी मशीन को स्टॉप करेंगे, उस टाइम पे आप उसका रिपेयरिंग, ऑयलिंग, जो भी काम आपको कराना है वही समय पे करवाइए। मशीन के खराब होने के बाद, बंद होने के बाद या फिर अचानक से बंद होने के बाद जब हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तब कर रहे हो, अनप्लान तरीके से कर रहे हो, तो आपका नुकसान भी वैसे ही होगा। तो वैसे ना करें और अपनी मशीन को समय समय पे रिपेयर करवाइए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो है ये हमारा मदद करता है TQM के गोल को अचीव करने में। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का माहौल आता है, उसे सपोर्ट करने के लिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की मदद ली जाती है। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आप ऐसे कहेंगे तो भी वो गलत नहीं है। तो ये होता है हमारे कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन की तरफ चलता है सर स्पीड में। तो देवार हमारी कौन है? नेशनल बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2003 में बनी है। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में पोजीशन है और ट्रेडिशनली उसने अचीव किया है गुड मार्केट शेयर, टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी। ओके, जो बोर्ड है डीबी का, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी चलाते हैं, उन्होंने फंडामेंटल चेंजेस करने के लिए कहा है प्रोडक्शन अप्रोच में, इन ऑर्डर टू कॉम्बैट विद द इंक्रीज्ड कंपटीशन विद द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। फॉरेन से काफी लोग हमारे बिजनेस में, एमएनसीज हमारे इंडिया में धंधा करने के लिए आ रहे हैं, हमारा मार्केट छिन सकता है, तो हमें फॉरेन वालों को टक्कर देने के लिए हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छा करना होगा। डीबी इज नाउ सीन एज नॉन lucrative, pollutive and less safety features in comparison with the foreign bikes। अगर फॉरेन बाइक्स की बात करें, हायाबुसा, ये जो बाइक्स होती हैं आपकी हार्ले डेविडसन, तो वो बाइक्स कितनी अच्छी होती हैं, सेफ्टी का ध्यान रखती है, हमारे पोल्यूटिव मतलब पोल्यूशन का ध्यान में रखती है, और हमारे इंडिया की बाइक्स धुआं ही धुआं छोड़ती है। तो हम बात करें कि अगर फॉरेन बाइक्स आ गई तो उनसे कॉम्पिटिशन में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी समय है, उनके आने से पहले आप सुधर जाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। तो हम वो चेंज करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। द बोर्ड प्लान्स टू एड्रेस दिस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द बाइक्स। आगे सर हमारी क्वालिटी पे, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने बाइक्स की क्वालिटी को हम बढ़ाएंगे, एज वेल एज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पैसों के हिसाब से कल अगर मैंने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया था पिछले साल में, तो इस बार मैं 2000 का करूंगा, 1500 करोड़ का करूंगा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी हमें इंक्रीज करना है, राइट, क्वालिटी के साथ ही साथ। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स। हम डीबी से, कंपोनेंट जो डीबी मंगवाता है, बाहर से मंगवाता है, सप्लायर्स आर लोकेटेड वर्ल्ड वाइड। जो डीबी को माल देते हैं, हमारा काम क्या है वापस से बताइए सर? ये देखो, हमारा है काम बाइक मैन्युफैक्चर करने का, हमारा है काम क्या मैन्युफैक्चर करने का? हमारा है काम बाइक मैन्युफैक्चर करने का, राइट। तो ये हमारी बाइसिकल है, ये इमेजिन करो यार, बाइसिकल है, तो बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का है। तो बाइक्स में क्या लगता है आपको? व्हील्स लगते हैं। बाइक्स में आपको क्या लगते हैं? यहाँ पे हमारे मिरर्स लगते हैं, राइट। बाइक्स में आपको यहाँ पे बॉडी लगती है, बाइक में आपको और भी चीजें लगती है, यहाँ पे व्हील के अलावा यहाँ पे जो रिंग होती है वो सब लगती है, और भी काफी सारी चीजें होती है जो बाइक के लिए आपको लगती है। और हमारा काम क्या होता है कि हम सारे सप्लायर से, व्हील वाला सप्लायर अलग है, हमारा मिरर का अलग है, हमारा ये जो ये है हमारा जो हैंडल है उसका मैन्युफैक्चरर अलग है, उसका सप्लायर अलग है। तो इतने सारे सप्लायर्स जो है, हम माल हमेशा बाहर वालों से मंगवाते हैं। दुनिया भर में हमारे सप्लायर्स लोकेटेड है एंड इवैल्यूएटेड ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ठीक है ना। New and alternative supplies to improve the quality and the performance. The company is having a lot of components piled up as a stock and few of them are becoming obsolete. हमारे पास में जो बाइक को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपोनेंट्स हम दुनिया भर से जो खरीदते हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं से आ रहे कहीं से जा रहे। प्रोडक्शन इतना बड़ा, मतलब स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में वो यूज नहीं हो रहा है। तो हमारी कंपनी में ये सब काम चल रहे हैं फिलहाल के लिए। There's a lot of reworking as both internal external failures are more। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर के कारण, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में, हमारा जो क्या है रीवर्किंग, एक ही चीज को दोबारा से बनाना, क्योंकि एक बार में अच्छे से नहीं बनी है तो उससे वापस से हमें बनाना पड़ेगा जो खराब माल बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा हो रहा है, तो काफी वेस्टेज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमें कंट्रोल करने हैं। बोर्ड कन्विंस हुआ है लीन मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीन मैन्युफैक्चरिंग? लीन का मतलब होता है कि पतला, जिसमें कि एक भी गलती ना हो। अगर जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी कितनी मोटी हो गई है, तो हमें उसको लीन करना है, पूरा शेप में लाना है। और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अच्छे ढंग से, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो बिना वेस्टेज के, बिना प्रोडक्शन लॉसेस के मैं एक बार में मैन्युफैक्चर करूं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। डीबी में प्रोडक्शन प्रोसेस ग्रुप होता है फंक्शन से, प्रोडक्शन टीम्स
comprise a number of permanent members who has acquired a position through seniority and few selected specialist staff who are yet to discuss their position in the team. हमें यही नहीं पता कि टीम में कौन है, और जो सीनियर मेंबर्स है उन्होंने अपनी पोजीशन खुद से डिसाइड कर दी कि मैं ये काम करूंगा. फिलहाल के लिए ऐसे पिक्चर बता रहे हैं. In the process of making a bike, roughly divided into stamping, welding, painting, assembly, inspections take about 11 to 12 hours in total. So जैसे कि बाइक को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो ये होता है स्टील होता है उसे वेल्ड किया जाता है, उसके बाद में उसकी क्या होती है, उसके बाद में उसका क्या काम होता है, हमारा वेल्डिंग का काम होता है जिससे हम सारी चीजें एक करते हैं. फिर उसके बाद में पेंटिंग का काम, कलर किया जाता है, और असेंबली जितने भी पार्ट्स है, अगर हमने बॉडी तैयार की और हमें उसको मिरर अटैच करना है, हमें व्हील अटैच करनी है, तो सबको एक जगह पे असेंबल करना ताकि बाइक मैन्युफैक्चर हो. उसके बाद में इंस्पेक्ट करना कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है. सब कुछ बनाने के बाद में तो ये हमारा काम है जिससे 11 से 12 घंटे हमें करने के लिए लगते हैं. और हमने देखा है कि सिमिलर बाइक इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर मैं हीरो की बात करूं तो हीरो कंपनी को बाइक मैन्युफैक्चर करने में 11 से 12 घंटे लगते हैं, और होंडा कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में कर लेती है, या फिर जितनी भी कंपनीज है मार्केट में वो 8 घंटे में मात्र कर लेती है. लेकिन आपको ज्यादा समय लग रहा है तो हम काफी स्लो है काम करने में. 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है एक बाइक को मैन्युफैक्चर करने में. The nature of the end product is unstable due to the economic factors. मार्केट में ये बाइक बनने के बाद में कितनी बिकेंगी हमें कुछ आइडिया नहीं है. However, DB has forecast demands of its internal policies and historical trends. बहुत ध्यान से सुनिए सर, मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट में कितनी बिकेंगी, तो DB क्या करता है, अपने पास डेटा के हिसाब से मैंने कितनी लास्ट टाइम बनाई थी यार, मैंने तो इसके समझ ले कि 10,000 या फिर 2 लाख गाड़ियां बनाई थी, तो अब मैं एक काम करता हूं 2,20,000 बना देता हूं. मतलब अपने पास डेटा के हिसाब से मार्केट की क्या पोजीशन है मुझे कोई लेने देना नहीं है, मुझे जो सही लगता है मैं वो बना रहा हूं. तो समझ लीजिए कि ये कितना गलत हो सकता है. कल डिमांड आपको नहीं है आपके प्रोडक्ट की, तो क्या आप 2 लाख में से अगर आपके 10,000 बिकते हैं तो क्या 2,10,000 गाड़ी आपकी सड़ जाएंगी? बिल्कुल सड़ जाएंगी अगर आपने इस तरीके से चलाया तो मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जो मैंने काम किया था उसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं. DB sells its bike in the retail stores located over 10 metro cities. It focuses on building close relationship with the retailers. Retailer जिसको मैं माल देता हूं उसके साथ मेरा रिलेशन काफी स्ट्रांग है. Okay, working with them to sell the bikes in the compelling manner. हमारे रिलेशन किसके साथ में स्ट्रांग है? हमारे रिटेलर्स के साथ में स्ट्रांग है. आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है. You are the newly appointed to the management accounting department of the DB. Chief management accountant asked you to draft a report for the CEO. हमारे जो कंपनी के CEO DB के, उसको मेरे को एक रिपोर्ट लिख के देनी है, समझा के देनी है. क्या? Analyze the quality cost and advise on the 2 measures to reduce the non-conformance cost. सर मुझे एक बात आपको बताना शायद रह गया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल चीज मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. ये है सर हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. जो आप गुड क्वालिटी के लिए खर्चा करते हो उसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेंस कॉस्ट. क्या कहते हैं? कन्फॉर्मेंस कॉस्ट. और जो गलत क्वालिटी के लिए या फिर बैड क्वालिटी के लिए जो हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हमने गुड नहीं बनाया, तो बैड के लिए जो हमारा खर्चा हो गया उसे हम कहते हैं नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप कैसे नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर सके या फिर कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी को रिड्यूस कर सके, जिसमें हमारे 2 आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल की फेलियर कॉस्ट. राइट, ये है हमारे क्वेश्चन में एनेक्सिया दिया हुआ है, इसको ध्यान में रख के हमें डिसीजन लेना है. तो आप देख सकते हो कि हमने प्रिवेंशन कॉस्ट में कितना खर्चा किया, 2.5 लाख. फिर उसके बाद में अप्रेजल कॉस्ट का खर्चा दिया हुआ है, हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट का खर्चा दिया, मैन्युफैक्चरिंग रिवर्क का दिया हुआ है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जिसमें कस्टमर ने कंप्लेंट्स दी है कि आपके प्रोडक्ट को वापस लेके जाओ, वारंटी रिपेयर, आपके प्रोडक्ट जल्दी खराब हो गया, तो इसमें हमारा 81,12,000 का खर्चा हुआ. टोटल क्वालिटी कॉस्ट हमारा जो हुआ है वो है 1,15,08,000 रुपए का, 1,15,58,800 रुपए का. ओके, आगे देखते हैं. हमारा सॉल्यूशन चालू होता है सर, हमें रिपोर्ट तैयार करके देनी है किसको? हमारे सीईओ को. तो आइए रिपोर्ट में कौन सी बातें लिखेंगे सर? मेरे हिसाब से तो 4 बातें इसमें आनी चाहिए. सबसे पहली बात, आपने ध्यान दिया होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा. हमने क्वालिटी का जो खर्चा है वो गलत तरीके से किया हुआ है. आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, यानी कि बैड क्वालिटी का खर्चा बहुत है और गुड क्वालिटी का खर्चा कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है. तो उस पॉइंट हम उसे एड्रेस करेंगे. हम एक और पॉइंट इसमें एड्रेस कर सकते हैं. कौन से पॉइंट? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को अगर हम अप्लाई करें तो हमारा बैड क्वालिटी का कॉस्ट कम हो जाएगा. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को अप्लाई करें तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का माहौल बढ़ेगा और ओवरऑल हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी. तो ये बात पे हम उसे बताएंगे. आइए देखते हैं. ऑफिस ऑफ द सीईओ, देवार मोटर्स. ये हम जैसे लिखते हैं ना एड्रेस, लेफ्ट साइड पे एड्रेस, और उसके बाद में हम चालू करते हैं अपना डेटा देना. तो पहले हम दे रहे हैं एनालिसिस ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट. क्वालिटी का जो खर्चा आप कर रहे हो जिसका एनेक्सियर हमने ऊपर देखा है उसके बारे में बात दी हुई है. क्वालिटी कॉस्ट हाईलाइट करती है. क्वालिटी कॉस्ट क्या हाईलाइट करती है आपको? यहां पे देखिए, द टोटल क्वालिटी कॉस्ट. एक सेकेंड,
द टोटल क्वालिटी कॉस्ट कंप्राइज करती है क्लियरली रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट, यानी कि सर आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी जिसमें हमारे प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट आता है, और नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप शो करता है एंड ड्राइव्स इन द रिडक्शन ऑफ द ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन क्वालिटी. ओके, statement indicates that 2.16% of the total quality cost is the cost of preventing problems and 0.0% is the cost of appraising problem. सर मेरा क्या बोलना है, अगर आपने 100 रुपए खर्चा किया है तो 100 रुपए में से खाली 2 रुपया आपने किसके लिए खर्चा किया, प्रिवेंशन कॉस्ट के लिए, जो कि अच्छा कॉस्ट है जो आपको ज्यादा करना चाहिए, और आपने देखिए अप्रेजल कॉस्ट में खाली 50 पैसे का खर्चा किया है जो कि आपका काफी अच्छा होना चाहिए. अब ये खर्चा आपने बहुत कम किया है तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो आपका नुकसान हुआ है गलत क्वालिटी बनने में, जो आपका कॉस्ट लग गया है वो है 97% यानी कि 97%. आइए सर आपको दिखाता हूं जल्दी से क्वेश्चन में, देखिए मेरे साथ में, ये देखिए ये है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ये है गुड, ये है गुड. ये आप ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कितना रुपए खर्चा किया, आपने बोला कि सुनो ना यार, सप्लायर का रिव्यू करने में सिर्फ मैं 2.5 लाख का खर्चा करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का खर्चा, और कुल मिला के आपके खर्चे हो गए कितने, 1,15,00,000 के. तो देख के बताइए कितना परसेंट है. दिस इज 2,50,000, 2,50,000 का खर्चा, और आपके कुल मिला के 1,15,058, 1,15,58,800 इतने में से. तो दिस इज व्हाट 2.16%. तो क्या यहीं पे लिखा हुआ था, यही बातें लिखी हुई थी, देखिए यहां पे 2.16%, वही बातें लिखी हुई 2.16%, और अप्रेजल में आपने खाली 50% का 0.50% का खर्चा किया है. तो बहुत कम खर्चा है भाई. आप अपना गुड क्वालिटी का खर्चा बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैड क्वालिटी का खर्चा कम होगा, और हो सकता है कि टोटल कॉस्ट भी कम हो. तो आपको मैनेजमेंट को ये हम समझा रहे अपने रिपोर्ट के माध्यम से कि इन कॉन्ट्रास्ट गुड के अलावा 97.34% आपका किसके लिए लग गया है, आपका नेगेटिव बैड क्वालिटी के लिए खर्चा लग गया है. तो ये बात का ध्यान रखो, एनालाइज करके दे रहे हैं हम. आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहां पे सर मैंने तो अभी क्या किया, उनको आइडेंटिफाई करके दिया कि आपका बैड क्वालिटी पे खर्चा हो रहा है. क्या आप ये बताना चाहेंगे कि बैड क्वालिटी का खर्चा कम कैसे करें और उससे गुड में कन्वर्ट कैसे करें, या फिर क्या मेजर्स ले कि बैड क्वालिटी का खर्चा कम हो. तो देखिए हम क्या लगा रहे हैं यहां पे, हम उसे एक मेजर दे रहे, समझा रहे हैं भाई, हम ज्ञान दे रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट होकर हम आपको समझा रहे हैं. आप लगाइए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जो कि हमने मशीनरी के लिए पढ़ा, जो कि हमने इक्विपमेंट्स के लिए पढ़ा था. ये क्या है, मेंटेन करते हैं, इंप्रूव करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट, क्वालिटी सिस्टम थ्रू कीपिंग ऑल इक्विपमेंट. सो व्हाट इन बाय इक्विपमेंट, जो आपकी मशीनरी प्लांट होती है उसको आप अच्छे कंडीशन में रखिए ताकि आपका ब्रेकडाउन अवॉइड हो सके, और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन हो रहा है और गुड्स बनके कस्टमर के पास जा रहे हैं. अगर मशीन बंद हो गई तो आपका तो प्रोसेस रुक जाएगा ना बीच में. तो प्रोसेस को रुकने ना दें, अच्छे चलने दें. It identifies that every division including planning, manufacturing, maintenance and then planning and executing a maintenance program. Sir, आपका प्रोडक्शन चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. टीपीएम क्या बोलता है कि एक समय निकालिए, एक निर्धारित समय डिसाइड कीजिए जिसमें आप क्या करोगे, अपनी जो इक्विपमेंट उसका मेंटेनेंस करेंगे. आपने डिसाइड किया कि मैं इसमें से समझ लो कि 2 दिन प्रोडक्शन चलने दो, तीसरे दिन पे 11 से 12 बजे के बीच में कुछ काम नहीं होगा, उस टाइम पे मैं सिर्फ मेंटेनेंस करूंगा अपनी मशीन का. तो ये एक होता है प्लान मैनर, ऐसे ही आपको काम करना चाहिए. In case of TPM, reducing the internal failure cost, internal failure cost को अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकंड के लिए, देखिए यहां पे कौन सा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट को, देखिए मेरे साथ में. सर ये क्या लिखा है, डाउन टाइम, मशीन आपकी चल के बंद हो गई, डाउन टाइम बहुत नीचे थी. मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क, आपने मशीन ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो प्रोडक्ट गलत क्वालिटी का निकला. तो गलत क्वालिटी का निकला, या तो प्रोडक्ट को फेंक दो, या तो उसी को आपको वापस से अच्छा बना के मार्केट में देना होगा. तो रिपेयर रीवर्क का खर्चा तो आपको आएगा ही. तो ये दोनों क्यों हुए, क्योंकि आपकी मशीन में गलती थी, और मशीन की गलती को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टीपीएम का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ताकि अगली बार ऐसा ना हो. प्लान मेंटेनेंस करेंगे, समय समय पे करेंगे, और आपका जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट पे कितना खर्चा हो रहा है यहां पे देखिए, 15,40,000, 15,40,000 का खर्चा प्लस 14,59,200 का खर्चा जो हो रहा है, अगली बार सबको नहीं लगेगा अगर आपने इन मेजर्स को ध्यान में रखा तो. आइए देखते हैं आगे.
ओके, विच कंसिडर्स 25.95%, तो इनका कॉस्ट डिवाइड बाय अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा ये, बाय कीपिंग ऑल द इक्विपमेंट्स इन द गुड वर्किंग कंडीशन सो दैट देयर इज नो डाउन टाइम और नो मशीन ब्रेक डाउन, इंश्योरिंग दैट सारे इक्विपमेंट्स अच्छे चल रहे, अच्छी कंडीशन में है, जितने रीवर्क के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, वारंटी रिपेयर और कस्टमर कंप्लेंट्स। सर ये क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के बने क्योंकि हमने टीपीएम लगाया है तो क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो तो इंक्रीज होगा, मतलब वो तो इंप्रूव होगा, अगली बार से वो खर्चा नहीं लगेगा। और जो आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया कि कब लगता है हमें, अगर गलत प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और वो कस्टमर के पास चले गए तो कस्टमर फोन करेंगे आपको, हेलो सर लेके जाओ अपना माल, सड़ा हुआ माल मेरे को नहीं चाहिए, अगली बार मेरे पास में दिखना भी नहीं आप लोग। तो ये वाला जो काम है ना, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत प्रोडक्शन किया। वो बोल रहे हैं कि अगर आप गलत प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो आपको ये खर्चा भी नहीं आएगा। कौन सा खर्चा, कस्टमर कंप्लेंट का, क्योंकि कस्टमर के पास में गलत माल पहुंचेगा ही नहीं तो ये खर्चा भी आपका बच जाएगा। उसके बाद में वारंटी रिपेयर, सर वारंटी क्यों लगती है, गलत माल कस्टमर के पास में चले गया, 1 महीने के बाद में उसने फोन किया कि आपने 2 महीने की या फिर 1 साल की वारंटी दी, अपना प्रोडक्ट उठा के लेके जाओ वापस से मेरे पास में, तो ये वाला 81,12,000 का जो वारंटी का खर्चा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने कस्टमर को वारंटी दी और 2 साल 5 साल मशीन को कुछ भी नहीं हुआ है, प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका ये वाला खर्चा भी उससे नहीं लगना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ओके, It appears that DB is not in a TQM company, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे TQM अप्लाई नहीं हुआ, क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफर्मेंस कॉस्ट और नॉन कंफर्मेंस कॉस्ट काफी डिस्पैरिटी है दोनों के बीच में, यानी कि बहुत मतभेद है, डिसाइडेड कुछ भी नहीं है। इन ऑर्डर डीबी को अगर सक्सेसफुल होना है, जितने भी स्टाफ है एंगेज इन द इंप्रूवमेंट एंड शेयर इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ethos in order to establish a reputation as a high quality bike manufacturer, staff is having attitude towards the importance of the conformance activities, अच्छी एक्टिविटी के towards स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सबकी वो होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि मुझे अच्छी क्वालिटी के लिए काम करना है। फॉर इंस्टेंस डीबी कंडक्ट कर सकता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई वर्कप्लेस लीडिंग टू मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड। सर मुझे एक बात बताइए, क्या लिख रहा है ये बोल रहे हैं कि आपकी जो बाइक में, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये चक्के हैं, ये आपकी बाइक जो बनके तैयार होंगी, इसमें आपके व्हील्स लगते हैं, इसमें आपके जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, पार्ट्स लगते हो, किससे मंगवाते हो, अपने सप्लायर से मंगवाते हो, जो आपको सारे पार्ट्स देता है, आप इससे सबको चुपकाते हो और आपकी बाइक तैयार हो जाती है। वो कह रहे हैं कि अगर व्हील खराब निकली, अगर चक्का खराब निकला या फिर ये बॉडी खराब निकली, व्हील खराब निकली या फिर समझ लीजिए कि मिरर खराब निकलता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सप्लायर की होनी चाहिए। लेकिन सप्लायर ने क्या करता है, ऐसे कुछ भी माल उठा के दे देता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चेक करना। तो चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो सप्लायर का जो लोकेशन है वहीं पे अपने लड़के को बिठा दो, तो वहीं से जो अच्छा माल आएगा वो चेक करके हमारे पास में भेजेगा, या तो दूसरा तरीका है कि हमारे फैक्ट्री में जहां पे प्रोडक्शन चल रहा है उसके एंट्री होने से पहले उसे एक बार चेक कर लो। तो हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम किसी और बंदे को बोल दे कि भाई तू यहां पे बैठ, यहां पे अगर 20,000 का खर्चा लगता है ना वो मेरे से ले, लेकिन अच्छा माल ही हमारी फैक्ट्री में एंटर होना चाहिए। तो ये हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। ओवरऑल कुल मिला के अगर देखें, DB consideration must therefore be given an optimum balance between the cost of conformance and cost of non-conformance। दोनों को ध्यान में रखे, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी के लिए खर्चा करोगे तो बैड क्वालिटी का खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्रिवेंशन का खर्चा, अप्रेजल का खर्चा बढ़ा, ये नॉन कंफर्मेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान में रख के हम ये आपको एडवाइस दे रहे हैं। आगे देखते हैं सर सेकंड क्वेश्चन को, जिसने दिया है क्या, सेकंड पॉइंट उसने क्या दिया है, ये देखिए, एडवाइस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जेआईडी परचेसेस एंड जेआईडी प्रोडक्शन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वापस से मैं कह रहा हूं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिए, ताकि आपको जेआईडी का पूरा एक आइडिया मिल जाए कि जेआईडी होता क्या है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये मान के कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आइए सर जेआईडी के बारे में इससे कुछ नॉलेज देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेआईडी जस्ट इन टाइम को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। सर एक सिंपल पहले मुझे एक पॉइंट बताइए कि जेआईडी करता क्या है। जेआईडी बोलता है कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतना ही बनाइए, अपने पास में कोई भी एक्सेस स्टॉक बना के मत रखिए। मार्केट में कोई भी कस्टमर आ रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके हिसाब से ही अपने सप्लायर को ऑर्डर दे, और सप्लायर देगा किसको ऑर्डर, अपने मैन्युफैक्चरर से वो माल मंगवा के फाइनल हम दे देंगे। तो इससे होगा कि मेरे दुकान में कोई भी माल पड़ा हुआ नहीं होगा, जो कस्टमर
कस्टमर मांगेगा मैं उतना ही दूंगा। आप कहेंगे कि इस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, मैं कहां कह रहा हूं अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक छोटी दुकानदार है तो वो बिल्कुल इसे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑनलाइन स्टोर है जिसमें हमने 7 दिन डिलीवरी का हमने कस्टमर को वादा किया है, तो अगर उसने एक दिन में अगर हमें ऑर्डर दिया है तो 6 दिन मेरे पास में वो चीज को डिलीवर करवाने के, तो मैं एक भी स्टॉक अपने पास में नहीं रखूंगा, सबके फोटो निकाल के रख दूंगा और वेबसाइट पे डाल दूंगा कि ये कर लो। तो डीबी के केस में कैसे जस्ट इन टाइम अप्लाई करेंगे वो समझिए। Just in time processing and production technique will put an end in the harrowing task of inventory management। आप अपनी इन्वेंट्री यानी कि जो माल तैयार होता है उससे आप मैनेज नहीं कर पाते, उसमें जेआईटी आपकी बहुत मदद करने वाला है। हमारा पुल सिस्टम है, यानी कि जब डिमांड आती है तो ही करते हैं हम, and production of the bikes will be based on the customer demands and DB have to accordingly coordinate with the supplier to supply the right quantity of the components at the right time। सर एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, अगर सामने वाले को मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं तेरे को 3 दिन में ये गुड्स बना के दे दूंगा या फिर मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, वो 3 दिन हमारा रुकने के लिए तैयार है और 3 दिन के बाद में हमें उसको गुड्स देने हैं, तो मेरे पास में समय बहुत कम है और मेरे को समय में सारा काम करवाना है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को सप्लायर, जितने लोग मुझे माल देंगे, जितने भी सप्लायर मेरे को माल देने वाले, जितने भी व्हील्स का सप्लायर है, कोई हमारा चक्के का सप्लायर है, कोई हमारे मिरर का सप्लायर है, सबके सप्लायर को मुझे ध्यान में रख के, अगर किसी ने भी लेट किया, अगर मुझे चक्का नहीं मिला तो मैं बाइक कैसे दूंगा, अगर मुझे मिरर नहीं मिला तो मैं बाइक कैसे दूंगा, तो सारे सप्लायर्स को पहले ही इंडिकेट करना पड़ेगा हमें पहले ही दिन पे। जब ऑर्डर मिला है कि मेरे को 2 दिन के अंदर आपका प्रोडक्शन मिल जाना चाहिए तो ही मैं अपनी बाइक 7 दिन में अपने कस्टमर को दे पाऊंगा। तो ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। तो राइट टाइम में हमें माल मिलना चाहिए। जेडी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉल करते हैं इन्वेंटरी जब हमारे पास में होल्डिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएंगे, जो हमारे पास में पहले हुआ करती थी। पहले क्या होता था, सर मैंने 1 लाख 2 लाख गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया, बाइक्स बना के रखा हूं, तो 2 लाख बाइक्स पे जो खर्चा मेरा बनाने का लगा है वो मैंने बैंक से पैसा उठाए हुआ और बैंक को मैं ब्याज देके पूरा लुटते जा रहा हूं। कुछ बाइक्स बिक रही, कुछ नहीं बिक रही, कुछ खराब हो रही, कुछ ऑब्सोलीट हो रही है, पुरानी होते जा रही है, डिमांड चेंज हो गई, नई डिमांड आ गई है, नई गाड़ियां आ चुकी है मार्केट में और मेरी बाइक्स पूरी सड़ चुकी है, तो पूरा पैसा मेरा वेस्ट हो जाता था। तो ये कॉस्टिंग लगाने की वजह से, जस्ट इन टाइम लगाने की वजह से आपकी ये दूरी दूर हो जाएंगी। will be able to reduce the manufacturing time around 3 hours by streamlining the flow of information in the entire chain। पहले क्या होता था सर, कोई भी बाइक बनने में हम अगर 10 घंटे लगते थे तो वही बाइक हमारी 7 घंटे में तैयार होंगी। पूछो कैसे? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर फ्लो हो रही है। मैंने अपने सप्लायर को दिया है डेटा, सप्लायर से मेरे को 2 दिन में माल आने वाला है, तो 2 दिन में माल आएंगे और मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऐसा क्रिएट किया है कि जैसे ही गुड्स आएंगे वैसे ही मेरे प्रोडक्शन में लगेंगे और बहुत ही स्पीड में मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। कोई भी चीज कहीं पे भी अटकेंगी नहीं और प्रोडक्शन प्रोसेस में तकलीफ नहीं जाएंगी। Devar is assessing alternative suppliers on the continuous basis to improve the quality and performance। It means that is changing source of material regularly और मल्टी सप्लाई। सर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ था कि जो डीबी है ना हमारा बंदा, वो क्या बोलता है कि मेरे पास में दुनिया भर में सप्लायर्स है, मेरे पास में दुनिया भर के चक्के सप्लाई करने वाले लोग हैं, लेकिन जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब आपको नीड हो, जब आपको माल चाहिए तो आपको देने वाला बिल्कुल सही समय पे एक ऐसा मजबूत सप्लायर जिसके आपके रिलेशन काफी स्ट्रांग हो, ऐसे सप्लायर से आपको माल मंगवाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करोगे, 10-12 सप्लायर रख रहे हो, 50 सप्लायर रख रहे हो, जिससे दिल कर रहा हो उससे मंगवा रहे हो, तो आखिरी टाइम पे जब आपको जरूरत है तो वो आपको धोखा दे सकता है। तो जेआईटी क्या बोलते हैं कि अपने सप्लायर से क्लोज रिलेशनशिप रखिए कि जब आपको जरूरत हो प्रोडक्शन की, जब आपको गुड्स की जरूरत हो तो वो आपको हमेशा प्रोवाइड करे। राइट, आगे देखिए, तो आपको मल्टी सप्लायर्स नहीं रखने, जो कि डीबी कर रहा था अभी तक। is based on the reducing the number of suppliers and moving single sourcing। एक ही जगह से माल खरीदे साहब, एक ही बंदे से माल खरीदे तो बहुत अच्छे से एग्रीमेंट करके करिए। एग्रीमेंट करके तू मेरे को माल अगर टाइम पे नहीं देगा तो मैं आपको पेनल्टीज लगाऊंगा, लेकिन आपके मल्टीपल सप्लायर्स होंगे तो आप ये कंडीशन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कंडीशन एग्री करने के लिए आपको वो सप्लायर चाहिए जिससे आप बल्क में माल खरीदते हो, जिससे आप रेगुलर सप्लाई मतलब लेते हो, तो वही आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करेगा। It is easier to develop a long-term relationship with the small number of suppliers। अगर कम सप्लायर रहे, बहुत कम रहे और सब बहुत सारी क्वालिटी खरीद रहे हो, मतलब गुड्स खरीद रहे हो, तो आप उसके साथ में क्या कर सकते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। ओके, the relationship establish कर सकते, the quality of the internal service and the organization ability to provide quality goods depends on the relationship। आपका रिलेशनशिप आपके सप्लायर से कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिटी क्यों आएगी। आपका अगर क्वालिटी उससे बहुत अच्छा है, मतलब अगर रिलेशन बहुत अच्छा है, तो वो क्या चाहेगा कि इसका मेरा नाम ना खराब हो इस बंदे के साथ में, तो आपको हमेशा वो अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स देगा।
डीबी हैज क्लोज रिलेशनशिप विद द रिटेलर्स, जिसके जो हमारा माल बेचते हैं उसके साथ में मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपने संबंध किनसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने रिटेल अपने सप्लायर से जो मुझे माल देते हैं। अपने यहां पे तो रखो ही रखो, लेकिन इनके साथ में भी अपने क्या रखो, रिश्ते स्ट्रॉन्ग रखो। जेआईटी एनवायरमेंट में ये जरूरी है कि एक्सटेंड पॉसिबल प्रैक्टिकल लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने सिचुएशन बताई है हमें कि क्या आपके सप्लायर्स दुनिया भर में लोकेटेड है, कोई सप्लायर चाइना में है, कोई रशिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, हर जगह आपके सप्लायर्स पड़े हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने कस्टमर को बोला है कि मैं आपको 7 दिन में गाड़ी तैयार करके दूंगा, तो 7 दिन में मुझे अपने जितने भी कंपोनेंट्स वो सब चाहिए मुझे यहां पे, ताकि मैं उसको असेंबली करके डिलीवर कर सकूं। तो अगर मान लीजिए कि कोई दुबई वाला मुझे 3 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर मेरे पास में लोकेटेड नहीं है, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो जितना करीब होगा वो इतना जल्दी मुझे माल देगा, अगर जो जितना ज्यादा दूर होगा उसको उतना टाइम लगेगा प्रोडक्शन तक वो माल पहुंचाने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप सब वो सप्लायर्स को सेलेक्ट करो जो आपके फैक्ट्री के आसपास में इर्द गिर्द में लोकेटेड है, तो ही आपका काम बहुत स्पीड में हो सकता है। Okay, capable of delivering high quality materials in a timely manner directly to the shop floor, reducing the material receipt time। माल मिलेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा, तो मटेरियल का मिलने का समय कम करो, तो आपका JIT जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट वहां पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो राइट सप्लाई लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आपके सप्लाई फैक्ट्री के आसपास में ही हो, वाइटल टू इंप्लीमेंट द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ JIT के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एवरी सप्लायर इज डिफरेंट, बट DB is able to view each one as one part only. The supply network will be able to call up and communicate directly with the DB's network, obtaining manufacturing schedules and production specification in the real time. Sir, अगर मैंने एक ऐसा सिस्टम सेट करके रखा है जिसमें मैं ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर लगा के रखे कि जब मुझे कोई भी ऑर्डर आएगा तो मेरे सप्लायर्स जितने भी सप्लायर है मेरे बाइक के सबको ऑर्डर चले जाएंगे, कितना माल मंगवाना है सारे ऑर्डर्स उनको चले गए, और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो भी चले गए। तो एक मैनुअल इंटरवेंशन यहां पे ब्रेक हो जाएगा। हर बार मैं फोन करके बोला सर इतना मेरे को भेजो, वो करने की जरूरत नहीं है, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रिक्वायरमेंट भेजेगा, और आया कि नहीं आया उनको रिमाइंडर्स भी सिस्टम ही भेजेगा। तो ये सिस्टम के बेसिस पे काम करेंगे और सारों को इंटीग्रेट करेंगे तो एक जस्ट इन टाइम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो पाएगा। ARBO जितने भी रिसोर्स है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के, आपका डेटा आपके सप्लायर को जा रहा है, सप्लायर का डेटा आपके पास में, उसके पास में कितना माल पड़ा हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन काफी जरूरी होता है। विल एक्ट एज अ बैकबोन इन सपोर्टिंग द JIT एक्टिविटी, राइट। JIT में काफी इंपॉर्टेंट होता है। As a whole, DB management has to treat suppliers as partners as a successful organization। सक्सेस होने के लिए आपको जितने भी सप्लायर है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चिपका के देना है आगे, तो सप्लायर माल ही नहीं देगा तो चलेगा कैसे। तो सप्लायर के साथ में ऐसा बिहेव करो कि वो आपके पार्टनर्स है, क्योंकि पार्टनर के साथ में जैसा आपका बिहेवियर होता है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए, सबको लेके ग्रो करना है, सबको आगे लेके चलना है हमें, तो इसलिए पार्टनर की तरह उन्हें रखिए अपने पास में। आगे देखते हैं, द फंक्शनल division is less appropriate in the JIT environment। JIT production requires multi-skilled teams, जिसके पास में काफी सारे हुनर हो करने के लिए ऐसे लोगों को अपने पास में रखिए। Types of buyer rather than types of work performed। In addition, staff will need training to work in the new systems। Measures surrounding the amount and effectiveness of the training will be required। हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, हमें नई टीम्स को हमें क्या देना है, अच्छी ट्रेनिंग देनी है ताकि वो नई नई चीजें सीख सके JIT के एनवायरमेंट के हिसाब से। यहां पे क्या बातें लिखी है देखिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, द JIT सिस्टम वर्क व्हेन द बेस्ट व्हेन द एम्प्लॉइज पिच इन सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। आपसे मैं कहता हूं कि आज आप कितने अच्छे हैं, कल क्या उतने ही अच्छे रहेंगे, परसों उतने ही अच्छे रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या 50 साल तक अच्छी रहेंगी। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा अपने आइडियाज में, और इंप्रूव करने के लिए एक अकेला इंसान अगर काम करेगा तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपके पास में टीम है 50 लोग की जिनको आप सैलरी देते हैं, जो आपके पास में काम करते हैं, एम्प्लॉइज हो, पार्टनर्स हो, सबका सजेशन लेना काफी जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग होता है, 50 अलग दिमाग, 50 अलग आइडियाज, तो सारे आइडियाज मिला करके सबका बुद्धि देके जो बेस्ट आइडियाज है उसको पिक करके कंपनी हो सकता है एक अच्छे आइडिया के साथ में आगे भी ग्रो करे। तो एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है, हम चेक कर सकते हैं कि कितने आइडियाज हमें आए हैं, नंबर ऑफ आइडियाज पर वर्कर, एक वर्कर ने कितने आइडियाज दिए हैं, कितने नए वर्क आइडियाज दिए हैं, तो ये हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। सेकंड इज द नंबर ऑफ आइडियाज सजेस्टेड इन टोटल, इन सब में से कितने आइडिया को हमने अप्लाई किया है, सजेस्ट किया है। थर्ड,
नंबर ऑफ आइडियाज इंप्लीमेंटेड, कितने आइडिया सजेस्ट किए, कितने आइडिया को उनमें से हमने इंप्लीमेंट किया है। एक वर्कर आया मेरे पास में 10 आइडिया देके गया है तो एडवाइस आइडियाज पर वर्कर में 10 आ गया। अगर कुल मिला के मेरे पास में 1000 सजेशंस आए सारे एम्प्लॉइज को तो 1000 आ गया, और 1000 सजेशंस में से मैंने एक्चुअली 10 अप्लाई किए हैं या फिर 100 अप्लाई किए सजेशन, तो 10% सजेशन मेरे आ चुके हैं। और द प्रोपोर्शन ऑफ आइडिया सजेस्टेड दैट वाज इंप्लीमेंटेड। डीबी फोरकास्ट कर रहा है, डीबी फोरकास्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द इंटरनल पॉलिसीज एंड हिस्टोरिक ट्रेंड्स, जो कि आपको पता है कि डीबी जो हमारी कंपनी वो कैसे काम कर रही है। मैंने पिछली बार 2 लाख यूनिट्स बनाए थे, तो मैं एक काम करता हूं पिछली बार को ध्यान में रख के, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को ध्यान में रख के मैं अभी 2,10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। सिर्फ 2,10,000 यूनिट्स में किसके बेसिस पे बना रहा हूं? अपने हिस्ट्री के बेसिस पे, हमारे इंटरनल एफिशिएंसी हिस्ट्री के बेसिस में मैं बना रहा हूं। लेकिन आज का जेआईटी का डिमांड करते हैं कि कस्टमर डिमांड करेगा उसके बेसिस पे बनाई। क्या लिखा देखिए, Today's demand in every sector, the market changes by leaps and bounds। आज का मार्केट है ना, तुरंत इतना चेंज है, इतना स्पीड में बदल रहा है मार्केट, तो आपको कस्टमर की डिमांड को समझना होगा, उसके आपसे काम करना होगा। हिस्ट्रिकल डेटा, आपका जो हिस्ट्री है उसको तेल लगाया यार, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आज का जमाना पूरा चेंज हो गया, तो आपके हिस्ट्री के हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला है। डिमांड फोकस शुड बी पुल्ड बाय द करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शन ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स। बहुत ध्यान से सुनना। However, in case of DB, demand is unstable। हमारी डिमांड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इस केस में प्रिवेंट करने के लिए स्टॉक आउट्स इन्वेंटरी मैनेजर्स कैन यूज इंक्रीज द नंबर ऑफ कैनबन नंबर्स। सर कैनबन का मतलब क्या होता है कि देखिए आपका प्रोडक्शन चल रहा है, जेआईटी में क्या बोलता हूं मैं कि अगर समझ लीजिए कि ये मशीन से ये मशीन में माल जाना है, तो ये मशीन को कैसे पता चलेगा कि वो मशीन का काम हो गया है? तो ये वाली मशीन क्या करेंगी, कैनबन, जितने भी सिग्नल होते हैं, सिग्नल कि मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, तो ही तू मेरा काम आगे बढ़ा, तो ये वाली मशीन क्या कर रही है, पुराने वाले को सिग्नल दे रही है। कैनबन मींस एक तरीके से सिग्नल पढ़िए, या फिर आप उससे कहिए कि कितनी क्वांटिटी बनाने हैं। तो कैनबन कार्ड में क्या होता है कि अलग अलग कलर्स होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाइए ताकि मैं इसे ले सकूं, ताकि एक स्मूथ प्रोडक्शन चल सके। और कैनबन का मतलब होता है कितने आइटम आपको बनाने हैं, कितने का आपको प्रोडक्शन करना है, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ कैनबन, जिसमें हमारे एक कैनबन में एक पूरा वो होता है ना बॉक्स, जिसके अंदर कितने आइटम्स आने चाहिए, तो वो पूरा कैलकुलेशन होता है जो हम अलग से देखेंगे बाद में। The greater the number of Kanban cards, the higher the stock level and more working capital per rupee of sale। जितने ज्यादा Kanban, जितना ज्यादा इन्वेंट्री, उतना ज्यादा आपको पैसा लगेगा अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो आपके पास में ऑब्वियसली होगा नहीं। तो आपको हर बैंक से जाके उतना लोन लेना होगा या फिर उतना वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना होगा पर रुपये ऑफ सेल पे। अगर मैं कंक्लूड करूं सारी बातों को, अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं, The board desires to improve the quality as well as the financial position। आपको अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है और पैसों के फॉर्म में आपको आगे भी बढ़ना है। Which can be achieved through successful implementation of the quality control and lean system। क्वालिटी कंट्रोल जिसमें हमारे TPM, TQM आ गए, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी हमने देखा। लीन सिस्टम को अप्लाई करके हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमारा वेस्ट कम से कम हो, ब्रेकडाउन कम से कम हो। However, factors discussed above must be taken care of। हमने जो बातें देखी है उसको ध्यान में रखना। It is worthwhile to note that any return on investment in the proposed system, return on investment on the proposed system, system का मतलब होता है जो हम अभी अप्लाई करने वाले हैं या फिर किया है, उसमें आपको कमाई चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि सर मुझे ये सब इतना झमेला करके मुझे फायदा क्या हुआ। तो फायदा अगर देखना है आपको, रिटर्न आपकी कमाई देखनी है, तो जल्दी मत देखिए, शॉर्ट टर्म में मत देखिए, बल्कि इसका आप लॉन्ग टर्म में देखिए, आगे जाके मुझे अगले 50 साल में इसका कितना फायदा होगा, वो विजन रखिए। वॉरेन बफेट भी कोई भी इन्वेस्टमेंट देखने से पहले ये जरूर कहते हैं कि अगले, ये जरूर देखिए कभी भी इन्वेस्ट करते समय कि आप अगले 100 साल में या फिर 50 साल इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख पाएंगे कि नहीं। अगर कंपनी आज चल रही है कल बंद हो जाएंगी, तो ऐसे कंपनी में पैसा मत लगाए। तो वैसे ही सिस्टम ऐसे अप्लाई कीजिए जो कि लंबे समय तक चले। छोटे समय तक चलने वाली कंपनी या फिर ये सिस्टम्स पे आप भरोसा मत रखिए, इस पे इंप्लीमेंट करो, तो वेट करो, सही समय में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं यहां से, ठीक है ना। सेंस ऑप्टिमिस्ट रिजल्ट्स मे बी रियलाइज अंटिल द सिस्टम हैज बीन टेकन सम टाइम। कुछ समय इसको लगेगा और अच्छे समय में आपको इसके रिटर्न्स देखने मिलेंगे। फर्दर डिटेल्स कैन बी डिस्कस्ड ऑन रिक्वेजिशन बेसिस। आगे जो आप मांगोगे ना सब, वो हम करके देंगे। फिलहाल के लिए हमें ये रिपोर्ट को क्लोज कर रहे हैं। चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिविजन हमारा देवास बाइक्स। तो ये है आपके क्वेश्चन का एंड। 4 कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए, कैनमैन, जेआईटी, टीक्यूएम, टीपीएम, और शायद हमने एक और डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। 5 कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो सर बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना इस क्वेश्चन को, काफी सिंपल है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।